शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे भाषावार राज्यों के संबंध में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के क्या विचार हैं। आज के अम्बेडकर संदेश में हम आपको बताने जा रहे हैं। बाबा साहब स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि जिस समय भाषाई राज्यों का निर्माण चला था और जो कि एक बहुत ज्वलंत प्रश्न था, लेकिन बाबा साहब खेद व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि बीमारी के कारण मैं उस बहस में भाग नहीं ले सका जो संसद में हुई थी, ना ही मैं उस अभियान में सम्मिलित हो सका जो देश में लोगों ने अपनी अपनी विचारधारा के समर्थन में चलाया था। यानी कि भाषावार राज्यों के संबंध में, राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में बाबा साहब अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सके थे। तब बाबा साहब ने एक सुंदर सा रास्ता निकाला कि क्यों ना हम लिखित रूप में, चूँकि भौतिक रूप में सदन में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो लिखित रूप में अपने विचारों को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करें। और ऐसा बाबा साहब ने किया भी। जो लिखित रूप में बाबा साहब ने यहाँ विश्लेषण किया और भाषावार राज्यों के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए, एक एक कर हम अम्बेडकर संदेश के माध्यम से आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। आपको मालूम है, भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया और उस राज्य पुनर्गठन आयोग ने बाबा साहब की नज़र में एक पहली और भयंकर भूल की। वो पहली और भयंकर भूल क्या है, आज का अम्बेडकर संदेश अगर आप सुनेंगे तो जरूर इस प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा, वो भी बाबा साहब के विश्लेषण के फलस्वरूप। हम ये भी जानेंगे कि जो आयोग कार्य कर रहा था उसने बहुत सारी सिफारिशें दी, उनमें बहुत सारे दोष थे, उन दोषों की तरफ भी बाबा साहब ने इंगित किया है। आने वाले समय में ये देखना होगा कि उन दोषों को दूर किया गया अथवा नहीं किया गया, ये भी अगले अम्बेडकर संदेश में आपको जरूर मिलेगा। लेकिन आज इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जिनका मैंने अभी अभी जिक्र किया, उन प्रश्नों का जवाब आपको इसी अम्बेडकर संदेश में मिलेगा। हमारा आपसे निवेदन है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 1 से पेज नंबर 161 से 164 तक हम आपके समक्ष रखेंगे। आज का जो मैटर है, ऐतिहासिक मैटर है, इतिहास जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से हमारे, खासकर हम लोग अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और बहुत सारे साथी महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, लगातार उनके कमेंट सेक्शन में जो कमेंट्स आते हैं तो उससे हमें एहसास होता है। तो कैसे राज्यों का गठन हुआ, आज निश्चित तौर पर बाबा साहब का यहाँ पर बहुमूल्य विचार आपको भी जानकारी मिलेगी। भाग 1 में बाबा साहब आयोग का कार्य का विश्लेषण करते हैं। अध्याय 1 में भाषावाद ही मूल समस्या, भाषावाद ही मूल समस्या है। इस मूल समस्या पर बाबा साहब के विचार क्या हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि भारत के वर्तमान संविधान में निम्नलिखित राज्यों को मान्यता प्रदान की गई है जिन्हें अनुसूची में दर्शाया गया है। नंबर 1 आंध्र, नंबर 2 असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। भाग खा के अंतर्गत यहाँ रखे गए, ये अभी जो मैंने बताए थे वो भाग का के अंतर्गत राज्य थे। भाग खा के अंतर्गत हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन, यानी कि 8 राज्य ये हो गए भाग खा के अंतर्गत। इसी तरह से भाग गा के अंतर्गत 9 राज्य हैं, भाग का के अंतर्गत 9 राज्य हैं। तो इस तरह से टोटल मिलाकर 26 राज्य यहाँ पर, वर्तमान जो संविधान था उस समय इतने राज्य क्रियान्वित थे। संविधान के अनुच्छेद 3 के द्वारा संसद को नए राज्यों के गठन की शक्ति प्रदान की गई है। यह इसलिए किया गया है कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए जो भारी मांग की जा रही थी उसके लिए ये सही समय नहीं था। सामान्य साथियों, हम आपको बता दें, ये जो विश्लेषण बाबा साहब का प्रकाशित होता है वो 23 दिसंबर 1995 को होता है, 23 दिसंबर 1955 को होता है। तो इस संदर्भ में आप आसानी से बाबा साहब के लिखे लेख को आसानी से इसका विश्लेषण आप भी कर पाएंगे। अब जो राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा जो प्रस्तावित किया गया, यहाँ पर राज्य प्रस्तावित किए गए, किस तरह से वो 16 राज्य प्रस्तावित किए गए, 26 से 16 राज्य। तो इसमें पहला राज्य मद्रास है और इसकी जनसंख्या 3 करोड़ रहेगी और भाषा इसकी तमिल रहेगी। केरल, मलयालम भाषा की बात हम कर लेते हैं। कर्नाटक कन्नड़, हैदराबाद तेलुगु, आंध्र प्रदेश तेलुगु, बम्बई की मिश्रित रहेगी। विदर्भ मराठी, मध्य प्रदेश
हिंदी, राजस्थानी, पंजाबी, उत्तर प्रदेश हिंदी, बिहार हिंदी, पश्चिम बंगाल बंगला, असम असमिया, उड़ीसा की जो भाषा है वो उड़िया, और जम्मू कश्मीर की कश्मीरी भाषा रहेगी। और इस तरह से ये 16 राज्यों का यहाँ पर प्रस्ताव दिया, नया जो पुनर्गठन आयोग बना था। भाषा लिखते हैं कि महत्वपूर्ण बात राज्यों के आकार की तुलना को लेकर है। यदि जनसंख्या को मापदंड माना जाए तो परिणाम निम्नलिखित होगा, यानी कि जनसंख्या के आधार पर यहाँ परिणाम बाबा साहब विश्लेषित करते हैं और कहते हैं कि 8 राज्य ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या 1 और 2 करोड़ के बीच में, यानी कि 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ के बीच में ऐसे 8 राज्य हैं, और वो हम आपको सूची भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 राज्यों की जनसंख्या 2 और 4 करोड़ के बीच में है, 1 राज्य की जनसंख्या 4 करोड़ से ऊपर है, और 1 राज्य ऐसा है जिसकी जनसंख्या 6 करोड़ से ऊपर है। तो ये बाबा साहब यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखते हैं। और 6 करोड़ से ऊपर जो जनसंख्या 6 करोड़ 32 लाख, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, यानी कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से उस समय भी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था, और वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि इससे जो परिणाम निकलता है वो विलक्षण है। आखिर विलक्षण क्यों कहा बाबा साहब ने? बाबा साहब कहते हैं स्पष्ट है, आयोग का यह विचार था कि राज्य के आकार का कोई महत्व नहीं है, और उन राज्यों के आकार की समानता का कोई महत्व नहीं जिन्हें मिलाकर परिसंघ गठित होगा। यही आयोग की पहली और सबसे भयंकर भूल थी। समझने की कोशिश कीजिए, किसी राज्य की 1 करोड़ जनसंख्या, किसी राज्य की 2 करोड़ है, किसी की 3 करोड़, किसी की 6 करोड़ जनसंख्या है। एक राज्य की जनसंख्या 1 करोड़ है, 1 करोड़ से भी कम है, और उस राज्य का नाम हम बता दें विदर्भ, मात्र 76 लाख वहाँ पे जनसंख्या है। और उत्तर प्रदेश का भी, हाँ, जम्मू व कश्मीर की मात्र 14 लाख जनसंख्या है। किसी की जनसंख्या इतनी कम है और किसी राज्य की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है। तो बाबा साहब इस बात को लेकर विश्लेषण करते हैं और कहते हैं आयोग ने सबसे पहली और भयंकर जो भूल की है वो यही की है कि वो समझता है कि राज्य के आकार का कोई महत्व नहीं है। तब बाबा साहब कहते हैं कि आयोग की ये पहली और सबसे भयंकर भूल थी, जिसको यदि समय रहते नहीं सुधारा गया तो भारत के लिए बहुत महंगी पड़ेगी। भारत के लिए बहुत महंगी पड़ेगी। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश जो मूल रूप में था उसके भी भाग हो चुके हैं। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ये अलग हुआ है, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अध्याय 2 यहाँ पर है, वो भाषावाद की पराकाष्ठा को लेकर है। और पहले यहाँ लिखा है कि पहले अध्याय में बताया गया कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों का एक परिणाम तो यह है कि आयोग ने जिन विभिन्न राज्यों के गठन का सुझाव दिया है उनके आकार में असमानता है। पहली बात, राज्यों के गठन का सुझाव जो राज्य पुनर्गठन आयोग ने दिया है उनके आकार में असमानता है, जैसा कि अभी आपने इस टेबल के माध्यम से देखा। लेकिन बादशाह कहते हैं इसके अलावा आयोग की सिफारिशों में एक और दोष है, एक और दोष भी है जो वैसे तो प्रच्छन्न है लेकिन वास्तविक इसलिए कि उत्तर की भाषाई समस्या पर दक्षिण के संबंध में विचार नहीं किया गया। नीचे की सारणी से ये स्पष्ट हो जाएगा। तब बाबा साहब लिखते हैं कि दक्षिणी राज्य, मध्य राज्य कौन से हैं, उत्तरी राज्य कौन से हैं। दक्षिणी राज्य यहाँ पर मद्रास, केरल, कर्नाटक, आंध्र और हैदराबाद है। और मध्य राज्य जो है मध्य में महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ। उत्तरी राज्य में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, ये राज्य यहाँ डाले गए। और सामने जनसंख्या भी दी है, तो जनसंख्या करोड़ों में है, यानी कि जैसे मद्रास की 3 करोड़ है, केरल की 1 करोड़ 36 लाख है, कर्नाटक की 1.90 करोड़ है। तो इस तरह से यानी कि 1 करोड़ 90 लाख, तो इस तरह से यहाँ पर ये जनसंख्या दी गई है। तब आप सब ये विश्लेषण करते हैं इसी टेबल का जो हम आपको दिखा रहे हैं। भाषावार राज्यों के नाम पर भारत के विभाजन की जो योजना बनाई गई है उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। यह उतनी अनपकारी नहीं है जितनी आयोग इसे समझता है। इसमें जहर भरा है और ये जहर इसी समय निकाल दिया जाना चाहिए। भारत संघ का स्वरूप केवल एक विचार प्रस्तुत करता है, ये किसी उपलब्धि का द्योतक नहीं है। ब्राइस ने अपनी पुस्तक अमेरिकन कॉमनवेल्थ, ध्यान दीजिए, ब्राइस ने अपनी पुस्तक अमेरिकन कॉमनवेल्थ में निम्नलिखित घटना का वर्णन किया है जो बहुत शिक्षाप्रद है। उसने उसमें कहा है, एक बार पुनः हम रिपीट कर दें, हम बात करें अमेरिकन कॉमनवेल्थ एक किताब की जो लिखी है ब्राइस ने।
वो लिखते हैं कि कुछ वर्ष पूर्व अमेरिका का प्रोटेस्टेंट धर्म अध्यक्षीय गिरजा अपने वार्षिक सम्मेलन में उपासना पद्धति पर पुनर्विचार करने में व्यस्त था। उसके विचार में यह वांछनीय था कि प्रार्थना के लिए छोटे वाक्यों की प्रार्थनाओं में सभी लोगों के लिए एक प्रार्थना का समावेश कर लिया जाए। और न्यू इंग्लैंड के एक प्रतिष्ठित धर्म तत्वज्ञ ने इन शब्दों के समावेश का प्रस्ताव किया, हे प्रभु हमारे राष्ट्र को आशीर्वाद दें। यह वाक्य एक दिन तीसरे पैर को तत्काल स्वीकार कर लिया गया, लेकिन दूसरे ही दिन यह फिर विचारार्थ प्रस्तुत हुआ। राष्ट्र शब्द पर आम लोगों ने ये कहकर अनेक आपत्तियां उठाई कि इससे राष्ट्रीय एकता की अतिशय मान्यता का भाव प्रकट होता है, तो उसे अस्वीकार कर दिया गया और उसके स्थान पर ये शब्द स्वीकार किए गए, हे प्रभु इन संयुक्त राज्यों को आशीर्वाद दें, इन संयुक्त राज्यों को आशीर्वाद दें। भारत तो मानसिक तथा नैतिक दृष्टि से स्वयं को संयुक्त राज्य भारत कहलाने का पात्र भी नहीं है। भारत संघ तो संयुक्त राज्य भारत से अभी कोसों दूर है, लेकिन उत्तर के इस समेकन और दक्षिण के विभाजन से यह लक्ष्य सिद्ध नहीं हो सकता। हमारे साथियों, आज के अंबेडकर संदेश को यहीं पर रोकेंगे। आज का अंबेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि ब्राइस ने अपनी पुस्तक में जो अभी घटना का हमने जिक्र किया, यानी कि ब्राइस के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताना है जो पुस्तक का आज इस अंबेडकर संदेश में जिक्र हुआ है। आज के अंबेडकर संदेश को यहीं पर रोकेंगे, लेकिन इस निवेदन के साथ कि अंबेडकर संदेश चूंकि ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर है, इतिहास को जानकारी के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो अंबेडकर संदेश बेहद खास है। इसलिए इस अंबेडकर संदेश को प्रबुद्ध लोगों तक, बुद्धिजीवी साथियों तक, चाहे वो बुद्धिजीवी साथियों के ग्रुप हों, व्हाट्सएप ग्रुप हों या सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स फेसबुक जैसे हों, तो वहाँ पर जरूर शेयर कीजिएगा इस अंबेडकर संदेश को। इसी के साथ दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा प्रस्तुत करता क्रम में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।